Hi, my name is Sonu Singh and welcome to Investing Intel. This is the 8th video in this series of fundamentals of equity investing. And आज की इस वीडियो में we are talking about the key ratios and key terminologies and definitions that we usually hear in the market. And these definitions actually give you a quite insight about a business or a company, and that's why these ratios and definitions become so important. So आज के इस वीडियो में विल टॉक अबाउट 15 सच डेफिनेशन एंड आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इन डेफिनेशंस का और इन रेशियोज़ का क्या सिग्निफिकेंस है. सो स्टिक अराउंड एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग because that motivates me and I am pretty hopeful that will add some value into your investing journey. So with this we'll start this video, and the first definition is of the equity capital. The first term is the equity capital. So equity capital is what? It tells you कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पे प्रमोटर ने उस कंपनी को में कितना पैसा डाला था. तो लेटेस्ट से अगर आप आज एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या एक बेकरी शॉप लेट से आप खोलते हैं और उसको खोलने के लिए आप उसमें 1 करोड़ रुपये डालते हैं अपनी तरफ से स्टार्टिंग में, तो ये जो 1 करोड़ रुपये डेट इज़ नोन एज द इक्विटी कैपिटल. ओके. सेकेंड इज द नंबर ऑफ़ शेयर्स. ओके. नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या बताते हैं किसी कंपनी के बारे में कि अगर उस कंपनी को आपको पूरा खरीदना है तो आपको उस कंपनी के कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे. सो लेट्स से किसी कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं. ओके. तो अगर आप उसको कंपनी को पूरा खरीदना है तो आपको 10 लाख शेयर्स लगेंगे. ओके. और लाइकवाइज अगर आप उस कंपनी के 1 लाख शेयर होल्ड करते हैं तो आपके पास उस कंपनी की 10% ओनरशिप है. अगर आप 5 लाख शेयर्स ओन करते हैं तो आपके पास कंपनी की 50% ओनरशिप है. राइट. तो बेसिकली नंबर ऑफ़ शेयर्स कुछ भी हो सकते हैं. इट इज़ आर्बिट्रेरी, आप कुछ भी रख सकते हैं एज ए प्रमोटर, बट इट टेल्स यू अबाउट दी कि किसी कंपनी की में आपकी कितनी ओनरशिप है. उसको कैलकुलेट बेसिकली करने के लिए यू नीड नंबर ऑफ़ शेयर्स. ओके. थर्ड इज़ द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या, लेट से अगर आप मैं प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो 10 लाख शेयर लेट से हैं और आपने वो जो बिज़नेस ख़रीदा है उसमें आपने स्टार्टिंग में डाल दिए हैं 1 करोड़ रुपये एज अ प्रमोटर. ओके. तो 1 करोड़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो पर शेयर जो वैल्यू होगी डेट इज़ 10 रुपीज़. ओके. तो ये 10 रुपीज़ है ना, ये है फेस वैल्यू. यानी कि जब प्रमोटर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हर एक शेयर की वैल्यू कितनी थी. ओके. डेट इज़ नोन एज द फेस वैल्यू. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फेस वैल्यू? बिकॉज फेस वैल्यू ना जनरली ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं आता, बट शेयर वैल्यू दिस फेस वैल्यू एक्चुअली टेल्स यू कि उस प्रमोटर ने सिंस द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस कितना वेल्थ क्रिएट किया है. ओके. तो लेट्स से किसी कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़. ओके. और आज उसका जो शेयर प्राइस है डेट इज लेट्स से 1000 रुपीज़. यानी कि उसके प्रमोटर ने 100x वेल्थ उस शेयर से या उस कंपनी से अर्न किया है और बनाया है, क्रिएट किया है. वो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस वैल्यू. अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस वैल्यू इज़ दैट सपोज कोई कंपनी IPO लेकर आती है. ओके. एंड IPO के टाइम पे वो प्राइस डिसाइड करते हैं लेट्स से 500 रुपीज़. ओके. एंड उसका फेस वैल्यू है 1 रुपी. अब यानी इसका मतलब क्या होगा कि 500 टाइम्स तो ओनर ने प्री IPO इस कंपनी से बना लिया. तो एज एन इन्वेस्टर आपको देखना है कि फ्यूचर में कितना वेल्थ क्रिएट हो सकता है, क्योंकि प्री IPO इन्वेस्टर्स ने ही उसमें से काफ़ी वेल्थ क्रिएट बना लिया. तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी वैल्यू एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी हो जाता है कंपनी का बाय द टाइम इट ब्रिंग्स द IPO. तो वो आपको बेसिकली आइडिया लगेगा फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी. नेक्स्ट डेफिनेशन और द टर्म इन टर्मिनोलॉजी इज शेयर प्राइस. ओके. तो शेयर प्राइस लेट्स से किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 500 रुपये. ओके. तो नाउ व्हाट इज दिस 500 रुपीज़? 500 रुपीज़ इज़ द मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए उस कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए या ओनरशिप लेने के लिए. ओके. अगर आपके पास 200 रुपये हैं तो आप उस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं ले सकते. यू एटलीस्ट वुड रिक्वायर 1 शेयर. ओके. क्योंकि फ्रैक्शंस में शेयर नहीं ट्रेड होते हैं. ओके. सो शेयर प्राइस टेल्स यू व्हाट इट इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू रिक्वायर to get the ownership into a company. Fifth is the market capitalization. So let us say आपको एक बिज़नेस खरीदना है और वो पूरा बिज़नेस खरीदने के लिए लेट से आपको जितना पैसा लगेगा that is known as the market capitalization. Okay. So लेट से कोई बेकरी शॉप है. ओके. तो आज आपने लेट से 1 करोड़ डाल के उस बेकरी शॉप को स्टार्ट किया. 10 साल आपने बिज़नेस क्रिएट किया, आपने कस्टमर जोड़े, आपने एक ब्रांड बनाया. ओके. एंड नाउ यू वांट टू सेल दिस बिजनेस एट 10 करोड़ रुपीज़. ओके. तो दिस 10 करोड़ रुपीज़ इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन. सिक्स्थ, एंटरप्राइज वैल्यू. तो
लेट्स से आप एक बिज़नेस को खरीद रहे हैं और 10 करोड़ रुपीज़ में आप उसको खरीदना चाहते हैं एंड जो ऑलरेडी ओनर है वो भी आपको 10 करोड़ रुपये में बिज़नेस बेच देगा। तो बट जब आप बिज़नेस खरीदते हैं आप देखते हैं अरे बिज़नेस पे तो 1 करोड़ का लोन ही है। ओके, तो नाउ अब आपकी लाइबिलिटी बन गई उस 1 करोड़ रुपये के लोन को रीपे करना, बिकॉज नाउ बिजनेस इज़ रजिस्टर्ड ऑन योर नेम। तो इफेक्टिव वैल्यू आपके लिए क्या होगी उस बिज़नेस की? आपके लिए 10 करोड़ नहीं है वो, ओके, आपके लिए क्या है 11 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ का लोन है। तो और अदरवाइज़ अगर ऑन अ कॉन्ट्रारी लेट से अगर आप 10 करोड़ में बिज़नेस खरीद रहे हैं और आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपके लिए उस बिज़नेस की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? 10 - 2 दैट इज़ 8 करोड़ रुपीज़। तो एंटरप्राइज वैल्यू गिव्स यू द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ बिज़नेस। ओके, तो जब भी हम कोई ऐसे कंपनी को देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, डेट है या बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व्स है, देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज़ गिवन बाय द एंटरप्राइज वैल्यू। उस केस में आपको एंटरप्राइज वैल्यू को देखना है, ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को, राइट? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे, एंटरप्राइज वैल्यू कैसे मिलेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश। तो यहाँ से आपको मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा। देन 7th द रिजर्व्स। तो जो प्रीवियस एग्जांपल था लेट से बेकरी शॉप का, तो लेट से आज आपने बेकरी शॉप स्टार्ट करी और 1 करोड़ से आपने उसको स्टार्ट किया और हर साल उस बिज़नेस से आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर के बाद आपके जो रिजर्व्स होंगे वो क्या होंगे? आपके जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से आप 2 ऑप्शन है आपके पास, आप घर कितना लेके गए और कितना आपने बिजनेस में रिटेन किया। तो जो भी आपने बिजनेस में रिटेन किया डेट विल बी काउंटेड एज रिजर्व्स। ओके, तो लेटेस्ट से फर्स्ट ईयर में आपने 10 लाख रुपए अर्न किया और 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में रिटेन किया, तो दिस 10 लाख रुपीज़ इज द रिजर्व्स। ओके, इन द सेकेंड ईयर आपने 10 लाख रुपए का अगेन प्रॉफिट किया और 10 लाख रुपए को भी बिजनेस में ही रिटेन किया, देन द रिजर्व्स वैल्यू इज 20 लाख रुपीज़। थर्ड ईयर में लेट से आपने 10 लाख रुपीज़ अर्न किया, उसमें से 5 लाख रुपीज़ आप घर लेके चले गए और 5 लाख रुपीज़ आपने बिजनेस में रिटेन कर लिया। तो नाउ द रिजर्व्स वैल्यू इज एट द एंड ऑफ ईयर 3 द रिजर्व्स वैल्यू इज़ 25 lakhs, ठीक है? तो व्हाट रिजर्व्स टेल यू इज़ कि कंपनी ने जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तब से उसने जो भी प्रॉफिट कंपनी को हुआ था उसमें से कितना प्रॉफिट कंपनी ने अपने बिजनेस में रखा है, डेट गिव्स यू द रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट इज द इक्विटी। ओके, तो इक्विटी कैसे निकालते हैं? द इक्विटी कैपिटल प्लस द रिजर्व्स, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, तो यानी कि अगर लेट से प्रोमोटर ने 1 करोड़ रुपया आपने डाल के उस बिज़नेस को स्टार्ट किया, आपने बेकरी शॉप को स्टार्ट किया, तो इक्विटी हो गया आपका इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ रुपये का। ओके, एंड 10 साल आपने उस बिज़नेस को चलाया, 10 साल हर साल आपने 10 लाख का प्रॉफिट किया। ओके, और 10 लाख का प्रॉफिट आपने 10 लाख सारा 1 करोड़ रुपये जो है वो आपने बिज़नेस में रिटेन किया। ओके, तो टोटल रिजर्व्स हो गया 1 करोड़ और जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था डेट इज़ 1 करोड़। टोटल आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो जो आपको मिलेगा डेट विल बी द इक्विटी। ओके, ऑल्सो नोन एज द बुक वैल्यू। ओके, तो दिस इज़ दी जो भी आज तक बिजनेस में अर्न किया है बिजनेस ने, दैट इज़ गिवन बाय द बुक वैल्यू और द इक्विटी। देन 10th पॉइंट इज़ प्राइस टू बुक। ओके, तो लेटेस्ट से आप एक कंपनी को खरीद रहे हैं, लेट से आप ये जो आपकी बेकरी शॉप थी, लेट से आपने 10 लाख का प्रॉफिट करता, 10 साल तक आपने इस बिज़नेस को चलाया, आपके पास 1 करोड़ रुपया वो हो गया और 1 करोड़ रुपया आपने जो था वो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, तो टोटल बुक वैल्यू हो गया 2 करोड़ रुपये। ओके, नाउ आप इस कंपनी को मार्केट में किसी को बेचते हैं और आप उसको बोलते हैं कि मेरे को 10 करोड़ रुपये में ये कंपनी मैं बेचूँगा, एंड दैट पर्सन एग्रीज। ओके, तो जो पर्सन है 10 करोड़ रुपए में पूरी कंपनी खरीद रहा है। ओके, और उसके बदले में उसको कंपनी में जो आज तक पैसा रिटेन किया हुआ है वो है 2 करोड़। ओके, तो जितने में आप पूरी कंपनी खरीद रहे हो और अगर आप उस कंपनी को मार्केट में उसकी अगर एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो वो 2 करोड़ है, तो प्राइस टू बुक विल टेल यू कि आप कितना टाइम्स उसकी बुक वैल्यू के उस कंपनी को कितने टाइम्स उसके बुक वैल्यू के कंपेरिजन में आप उस कंपनी को खरीद रहे हो। ओके, इन दिस केस दिस विल बी 5 टाइम। तो आप 10 करोड़ में उस कंपनी को खरीद रहे हो। ओके, एंड अगर आप उस कंपनी को उसके जो भी एसेट्स अगर आप उनको उनके आज मार्केट वैल्यू देखोगे तो दैट इज़ ओनली 2 करोड़ रुपीज़। फाइन, तो प्राइस टू बुक विल बी 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5। शेयर्स के टर्म्स में अगर देखें तो बुक वैल्यू का आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से अगर डिवाइड कर देते तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाती है। ओके, तो लेट्स से 2 करोड़ रुपए के आपके पास बुक वैल्यू है एंड टोटल नंबर ऑफ कंपनी के जो शेयर्स हैं वो है लेट्स से
10 लाख, ओके। तो बुक वैल्यू होगी 20 रुपीज़ पर शेयर, ओके। नाउ शेयर प्राइस जो है दैट इज़ 200 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़, ठीक है। तो 100 रुपीज़ डिवाइड बाई करोगे अगर आप 20 के, तो बुक वैल्यू प्राइस टू बुक आ जाएगा 5, यानी कि शेयर प्राइस जो है, यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है, लेट्स से आपने 100 रुपये पे वो शेयर लिया है, तो जब आप उसको बेचोगे उस कंपनी को, अगर आज के डेट में उसके सारे एसेट्स को बेचोगे, तो आपको कितना रुपये मिलेगा? आपको 20 रुपये मिलेगा। तो 20 रुपये के हार्ड एसेट्स के लिए आप जो आज कंपनी को पे कर रहे हो दैट इज़ 100 रुपीज़, ओके। तो यहाँ से प्राइस टू बुक निकालोगे तो आपको आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 20 दैट इज़ 5। नेक्स्ट इज़ प्राइस टू अर्निंग। तो इस एग्जांपल में लेट से हर साल कंपनी कितना अर्न कर रही है? 10 लाख रुपीज़, ओके। तो 10 लाख रुपीज़ कंपनी अर्न कर रही है हर साल, और जब आप उस कंपनी को मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो कंपनी को आप 10 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं किसी को, फाइन। अब जो खरीद रहा है पर्सन अगर 10 लाख रुपए हर साल अर्न करे, तो 10 साल में वो 1 करोड़ रुपये अर्न करेगी, और 100 साल में 10 करोड़ रुपये अर्न करेगी, राइट। तो यानी कि 100 साल लग जाएंगे किसी भी इन्वेस्टर को अपना पैसा रिकवर करने में, राइट। अगर मैं 10 करोड़ रुपए में उस कंपनी को खरीदूं, और आज जो उसका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो ऐसे ही रहा, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा अपना पूरा पैसा वापस लाने में, ओके। दैट इज़ नोन एज दैट इज़ गिवन बाय प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। यानी कि 10 लाख रुपए की कंपनी है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट करती है साल का, और आप उसको कंपनी को कितने में खरीद रहे हैं? अगर आप उस कंपनी को 1 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 10 लाख रुपीज़, तो आंसर आएगा 10। तो यानी कि प्राइस टू अर्निंग हो गया 10। तो आपको 10 साल लगेंगे अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, ठीक है। अगर सेम कंपनी को आप 10 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, तो 10 करोड़ डिवाइड बाई 10 लैक्स, तो आंसर आएगा 100। तो यानी कि 100 ईयर्स लग जाएंगे आपको अपनी कंपनी को से अपना पैसा रिकवर करने में, राइट। एंड अगर आप, अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि अगर आप किसी कंपनी में किसी बैंक में एफडी करते हैं, ओके, तो कितने पी रेशियो पर आप उस बैंक में एफडी करते हैं? व्हाट इज़ द पी रेशियो फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये आप हो सकता है, तो आप यू कैन आंसर इन द कमेंट्स, ओके। देन 13th is the 12th is the रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? लेट से आज ये बिज़नेस को आपने बोला कि मैंने 1 करोड़ रुपये डाल के इस बेकरी शॉप को स्टार्ट किया, तो मेरे पास टोटल जो अर्निंग्स है वो 1 करोड़ की है। मतलब 10 साल मैंने बिज़नेस को चलाया, 10-10 लाख रुपए मैंने जमा किया है, और मेरे पास 2 करोड़ रुपये टोटल आज के डेट में इस बिज़नेस की हार्ड एसेट की जो वैल्यू है दैट इज़ 2 करोड़ रुपीज़। तो इन 2 करोड़ रुपये पे मैं साल का कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ? ओके, तो लेट्स से साल में मैं 10 लाख रुपए जनरेट कर रहा हूँ, ओके, और 2 करोड़ के हार्ड एसेट्स पे, तो मैं कितना परसेंट उस पर जनरेट कर रहा हूँ? 5%। यानी कि मेरे अपने पूरे एसेट को मैंने काम पे लगा रखा है, एंड व्हाट आई एम जनरेटिंग इज़ 5%। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार 2 करोड़ रुपए तो मैं इसको बेच के, अगर मार्केट इसको मैं बेच दूंगा मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, और मैं इसको एफडी भी कर दूंगा 7% पे, तो 7 लाख रुपए तो मेरे को, 14 लाख रुपए तो मेरे को वो भी मिल जाएगा। तो मैं 7 लाख रुपए कर रहा हूँ, मतलब मैं अर्न कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए मैं अर्न कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं दिन भर बिज़नेस भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, मतलब टेंशन अलग है, कस्टमर डीलिंग कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, किस लिए? मतलब मेरे को तो उससे 10 लाख रुपए मिल रहा है। अगर मैं इसको सब बेच बाच के इसकी एफडी भी कर दूंगा तो मेरे को 14 लाख रुपए मिल जाएगा, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी विल टेल यू व्हाट, कि अगर आप अपनी पूरी कंपनी को के जो भी हार्ड एसेट्स हैं, ओके, उस पर आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो आप कैसे निकालेंगे? मैथमेटिकली इट इज़ गिवन इज प्रॉफिट डिवाइड बाई बुक वैल्यू, ओके। तो इस केस में क्या है, कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट है दैट इज़ 10 लाख रुपीज़, और जो कंपनी की बुक वैल्यू है, यानी कि कंपनी के जो हार्ड एसेट्स हैं उनको आप आज के डेट में उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप उसको बेच देंगे कितना है, तो दैट इज़ 2 करोड़ रुपीज़, ओके। 10 लाख डिवाइड बाई 2 करोड़ अगर आप करोगे तो 5% आएगा, तो 5% इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअली टेल्स यू कि आपका जो बिजनेस है उसका जो मैनेजमेंट हो कितना एफिशिएंट है, ओके। बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा ना, तो वो कभी 5% के लिए काम ही नहीं करेगा, राइट, क्योंकि 5% का सेंस नहीं है ना। आप 7% जब एफडी में बैठे बैठे घर पे कर आपको मिल सकता है, तो आप फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बिजनेस करके 5% कमाने के लिए? तो दैट इज़ व्हाट गिवन बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, बेसिकली टेल्स यू अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आपको अच्छा बिजनेस कर, आपको समझ में आता है कि ये बिज़नेस अच्छा है,
तो कब आप बोलेंगे कि ये बिज़नेस अच्छा है? व्हेन द रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ मोर देन एटलीस्ट 15%। ओके, हायर द बेटर बेसिकली। तो जितना ज़्यादा एफिशिएंट बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। देन 13 डेफिनेशन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। ओके, ना कुछ बिजनेस का होता है ना बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है। ओके, एंड उन बिजनेसेस में क्या रहता है कि कंपनी के पास काफ़ी डेट रहता है। तो जब डेट रहता है ना तो क्या होता है कि अब क्या कंपनी के पास लोन भी है। ओके, और वो लोन से प्रॉफिट बना रही है। जब प्रॉफिट को डिवाइड करोगे रिटर्न बुक वैल्यू से तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो यानी कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड मिलता है। एंड वो रिटर्न ऑन इक्विटी वहाँ पे एक सही इंडिकेटर नहीं होता कंपनी और मैनेजमेंट के एफिशिएंसी का। तो ऐसी कंपनी जो कैपिटल इंटेंसिव है या जिन पे डेट और बोरोइंग ज़्यादा है, वो कंपनीज के लिए व्हाट यू शुड सी इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि उस केस में क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इन्फ्लेटेड मिलेगा। आपको लगेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको 20% का ROE दिखेगा, बट एक्चुअली में अगर आप ROC देगा, पर वो 20% का ROE क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कंपनी ने लोन लेके काम कर रही है। ओके, तो ऐसी कंपनीज़ को अगर आपको रिटर्न ऑन उसका एफिशिएंसी मैट्रिक देखना है तो आप ROC देखेंगे। तो हो सकता है ROC जो है 12% ही हो, तो देन यू विल रियलाइज़ कि ओके अब 20% ROE दिख रहा है बट इट इज़ नॉट दैट ग्रेट बिजनेस, क्योंकि ROC जो है वो 12% है। फाइन। देन 14th पैरामीटर इज़ डिविडेंड पे आउट। ओके, सो लेट्स से इस एग्जांपल में जो मैंने बताया था, लेट्स से आप 10 लाख रुपए इस बिज़नेस से कमाते हैं, बेकरी शॉप से आपकी हर साल, और इसमें से 5 लाख रुपए आप घर लेके चले जाते हैं। ओके, तो जो बाकी 5 लाख रुपए बचे सिर्फ वो ही बिज़नेस में रहता है, वो रिटेन अर्निंग हुआ, और जो घर चला गया उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड पे आउट जो रहा, डिविडेंड पे आउट क्या होता है? डिविडेंड पे आउट इज़ गिवन एज कितनी परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट था वो घर चला गया, यानी कि बिजनेस से बाहर चला गया। ठीक है, तो अगर आप लिस्टेड स्पेस में देखेंगे तो वो शेयर होल्डर्स में बेसिकली डिवाइड हो जाता है। फाइन, तो 50% डिविडेंड पे आउट का मतलब होगा कि अगर 10 लाख का प्रॉफिट था कंपनी को तो 50% उसका शेयर होल्डर्स में चला गया, और अगर 20% डिविडेंड पे आउट होता है यानी कि 2 लाख रुपए जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस इज़ डिविडेंड पे आउट। एंड कंपनी डिविडेंड क्यों देती है? 2 रीज़न की वजह से हो सकता है कि कंपनी को जो इमीडिएट उसका यूज़ नहीं दिखता है डिविडेंड का, या मतलब जो वो अर्निंग आई है उसको कंपनी कहाँ यूज़ करेगी, राइट? तो उस केस में क्या करती है, अपने इन्वेस्टर्स को वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स वो पास ऑन कर देती है, एंड दैट इज़ नोन एज द डिविडेंड पे आउट। एंड लास्ट डेफिनेशन द डिविडेंड यील्ड। ओके, तो लेट अस से आप इस कंपनी को खरीद रहे हैं एट ए वैल्यूएशन ऑफ 10 करोड़। ओके, राइट, 10 करोड़ पे आप वो आपको बेच रहा था ओनर, आपने खरीद ली। ओके, एंड 10 लाख का सालाना प्रॉफिट है, और 10 लाख का 10 लाख लेट से कंपनी 10 लाख तो नहीं, उसमें से लेट से 5 लाख रुपए कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और कितने की इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे? 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे। तो 5 लाख डिवाइड बाई 10 करोड़ अगर आप करोगे तो आएगा 0.5%। तो आपको जो डिविडेंड पे आउट है वो है 0.5, डिविडेंड यील्ड जो आपका मिल जाएगा दैट विल बी 0.5%। फाइन, तो ऐसे आपको देखना है। ओके, एंड आई होप दीज डेफिनेशंस एक्चुअली, हाँ, तो डिविडेंड यील्ड का एक्चुअली यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है ना कि इट एक ये पैसिव इनकम जनरेट करता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर निफ्टी का आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 1.3 1.4 के आसपास है, यानी कि अगर कुछ भी नहीं होगा ना, कंपनी को प्रॉफिट आता रहेगा, शेयर प्राइस नहीं भी मूव करेगा, तो दिस इज़ द श्योर इनकम जो आपको हर साल मिलता रहेगा उस कंपनी से, राइट? तो यानी कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड लेट से 1% है तो हर साल आपको 1% मिल जाएगा। अगर आपने उस कंपनी में 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया रहेगा तो हर साल आपको उस कंपनी से 1 लाख रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिविडेंड यील्ड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आई हैव फ्यू मोर पैरामीटर्स एंड terminologies, but this video is getting a little longer, so we'll restrict it here and we'll see in the future videos if we can cover that. So with this I'll say bye here, and hope you like this video. Please consider subscribing or joining this channel, and if you have any queries or suggestions, please let me know in the comment section below. Thank you.